हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर टू जो है ये पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसमें बहुत ज़्यादा सारे लोग मारे गए थे, करोड़ों लोग मारे गए थे, करोड़ों सिविलियंस मारे गए थे। तो ये जो था पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शनफुल था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, कब तक चला था, किन किन कंट्रीज़ के बीच हुआ था, कहाँ कहाँ लड़ा गया था ये युद्ध, और इसके क्या क्या रीज़न थे जिन जिन वजहों से ये युद्ध हुआ था, क्या इसका रिजल्ट्स निकले। तो सब कुछ हम बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो ये जो युद्ध है, पहला दूसरा विश्व युद्ध, ये लड़ा गया था हमारा 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। और ये मोस्टली यूरोप, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, अफ्रीका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में लड़ा गया था। और इसमें वर्ल्ड की लगभग 70 कंट्रीज जो थी इन्वॉल्व थी, जो दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक थी अलाइड पावर्स और दूसरी थी एक्सिस पावर। अलाइड पावर्स की जो मेन मेन कंट्रीज थी वो थी ब्रिटेन, अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। यूएसएसआर जो है रशिया और उसके आसपास की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, वो तो उन सबका वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक ग्रुप बन गया था जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं। और एक्सिस पावर में जो आपकी मेन मेन कंट्रीज़ हैं वो है जर्मनी, जापान और इटली। इसके बाद अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू का रीज़न क्या था, ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसका जो ओरिजिन था वर्ल्ड वॉर टू का, वो किसी एक इंसिडेंट की वजह से नहीं हुआ था। बहुत सारे ऐसे रीजन थे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुई थी जिन्होंने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के मुंह पे लाके खड़ा कर दिया। तो आइए बात करते हैं उन रीजन्स की। तो एक जो रीज़न माना जाता है वो है ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को ही वर्ल्ड वॉर टू का फाउंडेशन माना जाता है, कि वर्ल्ड वॉर टू की जो नींव है वो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस से ही रखी गई थी। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वर्ल्ड वॉर वन वाले वीडियो में बताया था कि जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई थी, जिसमें जर्मनी से बहुत सारी ज़मीन उससे छीन ली गई थी और उस पर बहुत सारा फ़ाइन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी और जर्मनी के लोगों में काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन फैल गया था, बहुत ज़्यादा ही रोष फैल गया था जर्मनी के लोगों में। इसीलिए जर्मनी में एक वो नेता उभर के आया जिसका नाम था हिटलर। हिटलर जैसा नेता जो उभर के आया, जो बाद में जर्मनी का तानाशाह बन गया। इसके अलावा हमारा दूसरा रीज़न है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप क्या था, कई देशों में तानाशाही फैल गई थी, जो कई देशों के नेता जो थे पूरे देश पे कब्जा करके अपने हिसाब से देश को चला रहे थे। तो ऐसे ही एक तानाशाही फैली थी इटली में। क्या हुआ था, जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो इटली जो था अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ा था, लेकिन पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इटली को कुछ खास मिला नहीं था, उसको कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से इटली में काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन था। और इसी वजह से इटली में 1925 में फैसिज्म का उदय हुआ। फैसिज्म का मतलब होता है स्ट्रेंथ इन यूनिटी, यानी कि एकता में शक्ति। और इसी भावना को लेकर एक मुसोलिनी नाम का नेता जो था वो इटली का डिक्टेटर बन गया। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं जर्मनी में नाजिज्म का राइज हुआ और हिटलर जो था जर्मनी का डिक्टेटर बन गया था। और इटली और जर्मनी ने फिर क्या करा, लीग ऑफ नेशन जो थी उसकी मेंबरशिप को त्याग दिया। अब ये लोग उसकी कोई भी बात नहीं मानते थे। और इधर आपका सिविल वार चल रहा था स्पेन में 1936 से 1939 तक। और इस सिविल वार में एक जनरल था फ्रांसिस्को फ्रैंको, वहाँ का एक स्पेन का जनरल था जो वहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। तो हिटलर और मुसोलिनी ने इस फ्रैंको की हेल्प की और इन दोनों की हेल्प से फ्रैंको ने स्पेन की सत्ता जो थी हथिया ली और फ्रैंको स्पेन का डिक्टेटर बन गया। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट रीजन है इंपेरियलिज्म एंड ग्रुपिज्म। तो क्या हुआ था, जापान ने चाइना में अटैक करा 1931 को, और जापान ने उसका चाइना का बहुत बड़ा एक एरिया था मंचूरिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। इधर 1935 में इटली ने इथियोपिया पे कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जर्मनी ने 1935 में राइनलैंड पे अटैक करा और 1938 पे ऑस्ट्रिया पे अटैक किया और इन दोनों ही कंट्रीज़ को अपने जर्मन एम्पायर में मिला लिया। अब इससे क्या हुआ, जर्मनी की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी और इसी की वजह से फ्रांस को चिंता होने लगी। तो फ्रांस ने जर्मनी के आसपास की कंट्रीज़ को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया और वो जो था एंटी जर्मन ग्रुप। और जैसे ही जर्मनी को ये बात पता चली तो जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक ग्रुप बनाया जिसको हम एक्सिस पावर के ग्रुप के नाम से जानते हैं। फिर फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका और यूएसएसआर ने भी एक ग्रुप बनाया जिसको एलाइड पावर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या हुआ था, 1929 से 1930 तक पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी फैल गई थी। उस आर्थिक मंदी की वजह से क्या हुआ, वो सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। पूरे विश्व में क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल गया था, बेरोजगारी फैल गई थी, लोगों में भूखमरी फैल गई थी, लोग काफ़ी भूख से मरने लगे थे, कृषि की भी हालत ख़राब हो गई थी, सारे फैक्ट्रीज और आपके बिजनेस जो थे ठप पड़ गए थे।
और उस टाइम पे जर्मनी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस ग्लोबल मंदी की टाइम पे जर्मनी की हालत, इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और हिटलर ने इसका जो जिम्मेदार था, अपनी इस जर्मनी की इस हालत का जिम्मेदार ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को माना, क्योंकि इसके तहत उसे बहुत सारा कर देना पड़ता था, फाइन देना पड़ता था। और इसी हालत को सुधारने के लिए हिटलर का ये मानना था कि अब हमें युद्ध करना ही पड़ेगा और तभी जर्मनी की आर्थिक हालत सुधर सकती है। इसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था जो इसका नाम है म्यूनिक एग्रीमेंट। ये क्या था? चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री है जिसमें एक शहर है सुडेटनलैंड, जिसमें एक बहुत बड़ी आर्म्स यानी कि हथियार की फैक्ट्री थी और सुडेटनलैंड में बहुत सारे जर्मन लोग भी रहते थे। तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को वार्निंग दी कि सुडेटनलैंड को जर्मनी के हवाले कर दे, नहीं तो वो उसे ज़बरदस्ती उन पर अटैक करके ले लेगा। तो इस सब आर्ग्यूमेंट के बीच एक म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था 1938 में, जिसमें हिटलर की सारी शर्तें मान ली गई थी और सुडेटनलैंड को हिटलर के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को, पूरे चेकोस्लोवाकिया पे अपना कब्जा कर लिया था। इससे क्या हुआ, जर्मनी और इटली की जो इनकरेज था वो काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि ये लोग सोचने लगे थे अब हम किसी भी कंट्री पे आसानी से कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद एक जो बहुत बड़ा रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2 का, वो था लीग ऑफ नेशंस का फेलियर। लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना हुई थी 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई थी, और वो इसलिए हुई थी कि ऐसे किसी वर्ल्ड वॉर 1 जैसे किसी युद्ध को दोबारा ना होने दिया जाए। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो थी, बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ थी, महाशक्ति जो कंट्रीज़ थी, जैसे कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इनके हाथों की कठपुतली बन के रह गई थी। और जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उनका लीग ऑफ नेशंस से जो था विश्वास पूरी तरह से उठ गया था। इसलिए जापान, इटली, जर्मनी, ये कंट्रीज़ क्या करती थी, लीग ऑफ नेशंस की कोई बात नहीं मानती थी। तो एक जो वर्ल्ड वॉर 2 का जो एक बहुत बड़ा रीज़न था वो लीग ऑफ नेशंस की फेलियर भी था। अब बात करते हैं आउटब्रेक की। वॉर का आउटब्रेक क्या था, ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वॉर जो है भड़क गई? तो क्या हुआ था, अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से एक डैंजिंग कॉरिडोर अपना वापस मांगा। डैंजिंग कॉरिडोर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी का एक जगह थी जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के तहत पोलैंड को दे दी गई थी। हिटलर ने जब पोलैंड से वो डैंजिंग कॉरिडोर वापस मांगा तो पोलैंड ने उसे देने से वापस मना कर दिया। लेकिन पोलैंड को पता था अब जो है जर्मनी उस पर अटैक करेगा, तो इसलिए पोलैंड ने इंग्लैंड और फ्रांस से एक अलायंस कर ली। लेकिन फिर भी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया और इसी के साथ जो थी वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को ही वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग डेट मानी जाती है। इसके बाद 3 सितंबर 1939 को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर कर दी। अब बात करते हैं वॉर की। अब वॉर जो है स्टार्ट हो गई, तो वॉर में क्या क्या हुआ। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पे अटैक करा और 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। जर्मनी ने पोलैंड को हरा दिया था वॉर में। इसके साथ साथ जर्मनी ने 1940 तक बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस में भी अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद जर्मन एयरफोर्स ने इंग्लैंड पे एयर स्ट्राइक की, लेकिन इंग्लैंड ने इस एयर स्ट्राइक को अनसक्सेसफुल कर दिया और जर्मनी एयरफोर्स को वापस भगा दिया, क्योंकि इंग्लैंड आर्मी जो थी पहले से ही अलर्ट थी। इसके बाद जर्मनी ने यूएसएसआर में अटैक किया जून 1941 में और यूएसएसआर का बहुत बड़ा एरिया अपने कब्जे में ले लिया। इधर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई में एक पर्ल हार्बर नाम की जगह है जहाँ पर अमेरिका का नेवल बेस था, तो जापान ने इस पर अटैक कर दिया और इस अटैक में अमेरिका के कई सारे सैनिक जो थे मारे गए थे। इसलिए अमेरिका को भी फिर इस वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। इसके बाद जापान ने मलेशिया, बर्मा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सब पे अपना कब्जा कर लिया और वो इंडिया पे भी जापान के अटैक का खतरा जो था मंडराने लगा था। इसीलिए इंग्लैंड को भी, क्योंकि भारत उस टाइम इंग्लैंड का कब्जा था, ब्रिटेन का कब्जा था, तो ब्रिटेन को भी इस जापान के अगेंस्ट वॉर में उतरना पड़ा। इधर आपका जर्मनी ने यूएसएसआर के साउथ पार्ट्स में अटैक करना स्टार्ट कर दिया 1942 में और ये स्टालिनग्राड तक पहुंच गया था जो यूएसएसआर की एक कंट्री थी। लेकिन स्टालिनग्राड में क्या हुआ, जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा यूएसएसआर के हाथों और माना जाता है कि इसी स्टालिनग्राड की हार के बाद जर्मनी की हार का सिलसिला था जो था वो लगातार चालू हो गया। इसके बाद जर्मनी लगातार कई युद्ध हारा और यहीं से जो था दूसरे विश्व युद्ध का एंड जो था स्टार्ट होना शुरू हो गया। यूएसएसआर ने जर्मनी के खिलाफ फ्रांस में एक जगह है नॉर्मैंडी, वहाँ पर भी युद्ध छेड़ दिया। अब जर्मनी कई मोर्चों पे लड़ रहा था, यूएसएसआर के खिलाफ भी लड़ रहा था, फ्रांस में नॉर्मैंडी में यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहा था। तो इस तरह से कई जगह एक साथ लड़ने की वजह से जर्मनी की पावर जो थी काफ़ी वीक हो गई थी और जर्मनी कमज़ोर पड़ गया था। अब बात करते हैं एंड ऑफ वॉर की कि वॉर का एंड कैसे हुआ। तो जुलाई 25, 1943 को एलाइड पावर्स ने मिलकर मुसोलिनी को हरा दिया और इटली की सारी जो पावर थी वो वापस इटली के राजा के हाथों में सौंप दी गई और इस तरह से इटली जो था युद्ध से बाहर
हो गया। और अगस्त 1944 को अमेरिकन आर्मी ने जर्मनी से पेरिस को फ्री करवा लिया। और 25 अप्रैल 1945 को यूएसएसआर ने जर्मनी पे अटैक करा और उससे बर्लिन भी छीन लिया। बर्लिन जो था जर्मनी का मेन सिटी थी, और उस पर वो हार जाने के बाद जर्मनी को युद्ध जीतने की सारी आशंकाएं जो थी वो ख़त्म हो गई थी। और इसी वजह से 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपनी बीवी के साथ, बीवी का नाम था एबा ब्राउन, उसके साथ बर्लिन में ही अपने एक बंकर में उसने सुसाइड कर लिया। और हिटलर की मौत के बाद ही जर्मनी जो था पूरी तरह सरेंडर करने को विवश हो गया, मजबूर हो गया। इसलिए 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जापान जो था वो अपनी तरफ से युद्ध को नहीं रोक रहा था, वो लगातार अटैक कर रहा था। तो इसलिए 29 जुलाई 1945 को हैरी ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने जापान को सरेंडर करने के लिए बोला। लेकिन जापान ने क्या हुआ, उनकी बात नहीं सुनी और वॉर को अपनी तरफ से कंटिन्यू रखा। और इसी के बाद अमेरिका को वो क्रूअल डिसीजन लेना पड़ा, जिसमें उसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एक लिटिल बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया। उस बॉम्ब के विस्फोट की वजह से लगभग 1.5 लाख लोग जो थे वहीं पर उसी टाइम मर गए। इसके बाद भी जापान से कोई सरेंडर की रिपोर्ट नहीं मिलने पर अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक फैटमैन नाम का एक और न्यूक्लियर बम जो था छोड़ा, और उस बम के विस्फोट में लगभग 80,000 लोग जो थे मारे गए थे। और इस दोनों बम के विस्फोट के बाद भी उस जो बम के जो रेडिएशन से इतनी सारी बीमारियां फैली कि उसके बाद भी कई सालों तक लोग मरते रहे और कई बीमारियां वहाँ पर फैलती रहीं। और इसके बाद इन दोनों अटैक के बाद जर्मनी के पास अब कोई जापान के बाद अब कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे सरेंडर करना ही पड़ा। तो 14 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका की सारी टर्म्स मान ली और वॉर को रोक दिया। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर पेपर्स पे साइन करके वॉर को ऑफिशियली एंड कर दिया गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट्स की। क्या क्या रिजल्ट थे? तो सबसे पहले अलाइड पावर ने एक्सिस पावर्स को हरा दिया। लगभग 5 से 7 करोड़ लोग इसमें वॉर में मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे सिविलियंस भी थे, क्योंकि ये जो वॉर हुई थी ये सिर्फ आर्मी के बीच नहीं लड़ी जा रही थी, इसमें एक देश की आर्मी दूसरे देश के सिविलियंस पर भी अटैक कर रही थी। इस वॉर में लगभग $1000 मिलियन स्पेंड किए गए थे। हर देश ने पूरी जी जान से इस वॉर में अपनी सारी ताकतें झोंक दी थी, जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी पावर्स काफ़ी कम हो गई थी। और उन यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में जो बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी उन कंट्रीज़ में फ्रीडम मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ी से होने लगे। और इसीलिए 15 अगस्त को इंडिया भी ब्रिटेन के कब्जे से बाहर हो गया और इंडिया को भी फ्रीडम मिल गई थी। इसके बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो इस वॉर में यूज़ हुआ था उसको देखकर सभी कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर्स को बढ़ाने में लग गई। सभी कंट्रीज़ नए नए तरीके के न्यूक्लियर बम बनाने में लग गई थी अपनी आर्मी पावर को बढ़ाने के लिए और अपनी देश की सुरक्षा के लिए। और इस वॉर के बाद 2 देश जो थे वो महाशक्ति बन के उभरे, जो सबसे पावरफुल बन के उभरे वो थे एक अमेरिका और दूसरा था यूएसएसआर। तो अमेरिका और यूएसएसआर काफ़ी पावरफुल कंट्रीज बन के उभरे इस देश के बाद, इस वॉर के बाद। अमेरिका जो था वो तो पहले से ही पावरफुल था, लेकिन इस वॉर के बाद यूएसएसआर ने अपनी आर्थिक कंडीशन को काफ़ी तेज़ी से सही सुधारा और वो भी एक महाशक्ति बन गया। और जो था पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स थी इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के इर्द गिर्द घूमने लगी। इसीलिए पूरा जो वर्ल्ड था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अमेरिका और यूएसएसआर में। और ये दोनों कंट्रीज सभी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ को अपनी अपनी तरफ लाने में लग गई, अपनी अपनी तरफ करने में लग गई। और इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 का एक जो बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कह सकते हैं, वो रहा था 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना का होना, जिसका काम क्या था कि वर्ल्ड में होने वाले ऐसे कि किसी भी युद्ध को रोकना। तो ये सब फ्रेंड था वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो